में भाई तुम्हारी क्या औकात है आसाराम भक्तों? क्या तुम चुनाव हरा दोगे मोदी को? मोदी तो खुद भक्त बन बैठा है, सारे तो धर्माचार्य खत्म कर दिए। लेकिन यहां लेकिन ये भीड़ देखने के बाद आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आसाराम बापू के समर्थकों की जिद क्या थी और सुब्रमण्यम स्वामी का वो कौन सा लेख था जिसने हिला दी है मोदी और शाह की जमीन। पुरानी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के आडवाणी से लेकर के मोदी से होते हुए वो कहानी जेल तक पहुंचती है। जेल का सफर उन अफसरों के द्वारा तय कराया जाता है जो बीजेपी के द्वारा महिमा मंडित किए जाते हैं। बीजेपी की एक खासियत है, मोदी की एक खासियत है, अमित शाह की एक खासियत। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर खबर 24 के लिए, हाँ दोनों चैनलों के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां डंका पीटा जाता है प्रधानमंत्री मोदी का डंका पति के नाते कि वो कितने विशुद्ध सफलतम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके ठीक उलट चीजें चल निकलती हैं। जी हाँ, जितनी बात तेज चिल्ला कर कहूंगा उतनी बात अपनी आसानी के साथ आपके बीच रख सकता हूं। गुजरात चुनाव में जिस तरह की किरकिरी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की खबरें खुद ही बता रही हैं। जो खबर आती है कि प्रधानमंत्री मोदी बाली से आने के बाद 7 से 8 दिन तक गुजरात में रुकेंगे, अमित शाह वहां रहेंगे। केंद्र के सारे काम छोड़ के जो 18 घंटे काम करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, वो विधानसभा इलेक्शन में गुजरात में रहेंगे 7-8 दिन। एक राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं, बस 3-4 रैली करने आएंगे और चले जाएंगे। विचारधारा की लड़ाई है, छोड़ जाएंगे लोगों पर। ये लोगों की किस्मत है कि वो क्या चुनते हैं, भुखमरी चुनते हैं या गरीबी चुनते हैं, बेरोजगारी चुनते हैं या झूठे वादे चुनते हैं या क्या चुनते हैं। झूठे वादों की बात करूं तो झूठे वादों की अगर मैं आपको यहां फेहरिस्त बताऊंगा प्रधानमंत्री मोदी की तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहां कुछ इनसाइड स्टोरी है बापू आसाराम के बारे में, कुछ इनसाइड स्टोरी है आम आदमी पार्टी के बारे में, कुछ इनसाइड स्टोरी है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव क्यों हारने वाली है। आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ रहा है। कई चीजें ऐसी हो गई जहां बागी हो गए लोग भारतीय जनता पार्टी से, जिनको टिकट नहीं दिए गए। कांग्रेस के नेताओं को लाकर के उनके ऊपर बिठा दिया गया। एक एनएसयूआई के नेता को तो गृह मंत्री बना दिया गया। खैर छोड़ी, हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जिनके बारे में हम बात करने आए हैं कि अगर मोदी जी की लोकप्रियता इतनी अच्छी है तब 7-8 दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात में क्यों रुकना पड़ रहा है। केवल एक स्पीच देते और जीत जाते। लगता है गली गली के, मतलब जैसे गली गली में गुंडे घूमते हैं ना, मतलब रंगा बिल्ला की तरह कि यहां पर मौजूद है, कट्टा हाथ में लगे हों दोनों। जरा सा कल्पना कीजिए, दोनों हाथ में कट्टे लगे हुए हों और लोग घूम रहे हो 7-8 दिन तक 150 विधानसभाओं में। ओए ईडी आईडी है बेटा, वोट ना दिया तो डिक जाऊं। कुछ ऐसा ही अंदाज और ऐसी ही धमकी इस खबर में नजर आती है, क्योंकि गुजरात के अंदर 170 से ज्यादा लोगों के यहां छापे पड़े हैं ईडी के। ये बात आपको बताना इसलिए जरूरी है कि गुजरात चुनाव में ईडी और आईडी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है ईवीएम के अलावा। अब यहां पर तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है मोरबी की घटना, जिसको लेकर के गुजरात की जनता बहुत नाराज है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भयंकर डांट लगाई है गुजरात सरकार को। उसका मतलब पसीना सूख नहीं रहा है, मतलब लंगोट तक में और पिछवाड़े तक में पसीने आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को। एनडीटीवी की रिपोर्ट में मैं आपको सुनाता हूं आगे पीछे आवाज करके कि क्या कहा गया। जरा सुन लीजिए कि मोरबी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का संज्ञान लिया और किस तरह के जूते इस गुजरात सरकार पर लगाए।
करेंगे मोरबी हादसे की। गुजरात हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कई विभागों ने अलग अलग रिपोर्ट अपनी दाखिल की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार लगी है और पुल की मरम्मत का टेंडर नहीं निकाले जाने को लेकर यह फटकार लगाई गई है। बोली लगाकर क्यों नहीं ये टेंडर निकाला गया, ये कहना है हाईकोर्ट का। अलग अलग विभागों ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई। गुजरात हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि पुल की मरम्मत का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया। उसी को लेकर यह फटकार लगाई गई कि बोली लगाकर आखिरकार ये टेंडर क्यों नहीं दिया गया और यूं ही किसी कंपनी को क्यों सौंप दिया गया। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे हमें देंगी। तनुश्री, इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि आखिर ये टेंडर किस आधार पर दिया गया और कोर्ट ने भी अब यही टिप्पणी की है। बिल्कुल, एनडीटीवी भी ये सवाल लगातार पूछ रहा था ये पहले दिन से कि ये जो टेंडर है ये अजंता ओरेवा कंपनी को किस बिना पे दिया गया बोली लगाए बिना। आज गुजरात हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए गुजरात सरकार को यही सवाल सबसे पहले पूछा कि आप लोगों ने किस बिना पे ये टेंडर दे दिया था अजंता ओरेवा कंपनी को और टेंडर फ्लोट क्यों नहीं किया गया था। क्योंकि जो गुजरात सरकार के नियम कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो पीपीपी है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके तहत अगर आप कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं, उसके रिपेयर वर्क का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं, तो आपको एक टेंडर फ्लोट करना पड़ता है जिसमें जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी बिडिंग लगाएंगी, बोली देंगी। उसके बाद एक कंपनी को उनके एक्सपर्टीज के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस केस में टेंडर बिना फ्लोट करे ही अजंता ओरेवा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। तो आज उस बात पे गुजरात सरकार को गुजरात हाईकोर्ट ने बहुत जमकर फटकार लगाई है। और दूसरी बात, जो बहुत ज़रूरी बात ये है, गुजरात सरकार ने बोला है कि सिविक बॉडी जो है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो नगर पालिका है, वो कहाँ है, वो मौजूद क्यों नहीं है कोर्ट में। तो जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कोर्ट को कहा कि उनको नोटिस नहीं मिला था, जिसपे कि जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस अरविंद कुमार, उन्होंने ये कहा एडवोकेट जनरल को कि आप सिविक बॉडी को बताएं कि वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक हियरिंग है। 135 लोगों की जान जा चुकी है और ये सिविक बॉडी ये नहीं कह सकता कि उनको नोटिस नहीं मिला। आप उन्हें बोलिए कि वो कल कोर्ट में आए, कल कोर्ट में पेशी दे, ताकि हम ये हियरिंग कंटिन्यू कर सके। उससे जो एक और जो ज़रूरी हमें जानकारी मिल रही है कि जो स्टेट्स का ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अपनी एक अलग से एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है जो पूरी इस दुर्घटना में इस पे अपनी इंक्वायरी करेगा, इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये देखेगा कि ये क्यों हुआ, आखिरकार क्या किसी की लापरवाही के कारण ये हुआ या ये एक करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस था। और यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ये भी देख रहा है कि जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार वालों को कॉम्पनसेशन मिला है या नहीं मिला है, और सरकार द्वारा क्या उनको नौकरी दी जा सकती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। पर जो खासा सवाल जो गुजरात सरकार ने, गुजरात हाई कोर्ट ने आज गुजरात सरकार से पूछे हैं और जिनका उनको जवाब कल देना है, ये सबसे पहली बात कि टेंडर, एक पब्लिक ब्रिज का टेंडर बिना बोली लगाए कैसे एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा सकता है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि जब ये ब्रिज खुला तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि ये प्राइवेट कंपनी को ये रूल्स दिए जाए, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट का रूल दिया जाए, ये देखा जाए कि ये ब्रिज फिट है भी या नहीं फिट है लोगों के आने जाने के लिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये गुजरात हाईकोर्ट ने आज एडवोकेट जनरल से पूछा है, जिनका उनको जवाब कल देना है। जो तीसरी बहुत खास बात गुजरात हाईकोर्ट ने पूछी है वो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द है कि जब इतने सारे लैप्सेस आपको होते हुए दिख रहे थे, जब आपको दिख रहा था कि प्राइवेट कंपनी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं ले रही है, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया, तो कलेक्टर, जो राजकोट के कलेक्टर हैं, उनके द्वारा क्या नियम लिए गए, उनके द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए ये इंश्योर करने के लिए कि अब जब 2020 में वापस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो टेंडर फ्लोट करके दिया जाए, तो एक बोली लगा के दिया जाए। तो कोर्ट ने आज बहुत जम के गुजरात सरकार को फटकार लगाई है उनकी स्टेटस रिपोर्ट्स पे और ये भी कहा है कि हम ये हियरिंग को कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि भूला ना जाए कि गुजरात में 135 लोगों ने, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं थे, उन्होंने अपनी जान खो दी। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसकी गलती थी। अगर ये म्यूनिसिपैलिटी की गलती थी, कि गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती थी, तो उन पे आप कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सारे सवाल थे, चाहे किसी की भी रही हो, लोकल बॉडी की रही हो, गुजरात सरकार की रही हो या फिर स्थानीय प्रशासन की रही हो, लेकिन खामियाजा 135 लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ये आपने सुन लिया होगा। फिर कुछ दर्शकों की प्रतिक्रिया भी सुननी बहुत जरूरी है। जो जिग्नेश मेवानी के एरिया के लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की
मतलब तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये मैं बता नहीं सकता, जरा सुन लीजिए। तो 125 सीट गुजरात में कांग्रेस की आएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 125 सीट है। उनका जो जुमला चल रहा है झूठ बोलने का और झूठ बोल रहे हैं, उनका 50-60 से ज्यादा सीट आने वाले नहीं है। यहाँ भाजपा फिर नहीं आने वाली, क्योंकि लोग त्रस्त हो गए, त्राहिमाम हो गए और अभी कांग्रेस को हिलाना, परिवर्तन हिलाना एक मुद्दा है। जिग्नेश मेवानी से सबकी फट रही है, इसलिए सब इधर आ रहे हैं। मोदी जी का गठबंधन है, वो मोदी जी का नशा था, वो सब उतर गया, मोदी जी का गठ भी चला गया। लोगों को गुमराह कर करके ईवीएम में घोटाला कर करके लाया है। अभी ये सब घोटाला, चलो बंगाल में पूरा टीम उतार दिया, पूरा सब उतार दिया। ममता के अगर कुछ नहीं, कहाँ गए थे? चलो दूसरा में बात, हमारी सरकार बनेगी, जिग्नेश मेवानी और पूरा पावर लूट है, उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवानी पर कांग्रेस का अटूट विश्वास है, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर गुजरात का जिग्नेश मेवानी को बनाया गया है। से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा खतरा जिग्नेश मेवानी है, जो वडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे स्टार प्रचारक को गुजरात में उतार दिया है। क्या लुटेरों के पार्टनर मोरबी में आपने देखे, 2 करोड़ का टेंडर था, उसमें 8 लाख खर्चा करके 200 लोगों की हत्या करा दी। वडगाम जो है बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक की सूची जारी की है, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम आला अधिकारी उस स्टार प्रचारक में शामिल है। आपको बता दें कि नितिन पटेल साहब भी शामिल हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा भी उसमें शामिल है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं बिस्बा, यानी कि वडगाम जो विधानसभा है, जिग्नेश मेवानी का गढ़, जो दलितों का गढ़ है, अल्पसंख्यकों का गढ़ है, जहां से जिग्नेश। ये भी आपने सुन लिया होगा। अब चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ, जो खबर कुछ दिनों पहले डाली गई थी और जिसका प्रभाव गुजरात चुनाव के उन 90 लाख परिवारों पर पड़ा है जिन्होंने फैसला किया है कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। जी हां, वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे और कांग्रेस के समर्थन में सबसे बड़ा गढ़ आसाराम का, जहां पर केवल नामांकन भरने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में आसाराम समर्थक भी शामिल हो गए। ये थोड़ा सा भीड़ देख लीजिए। इस भीड़ को देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर क्या बदलने वाला है। एक नाटक का पात्र लाया गया है जिसका नाम केजरीवाल है। जरूर एक बी टीम उतारी गई है जिसका नाम केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। उस पर भी खुलासा करेंगे। लेकिन ये भीड़ देखने के बाद आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आसाराम बापू के समर्थकों की जिद क्या थी और सुब्रमण्यम स्वामी का वो कौन सा लेख था जिसने हिला दी है मोदी और शाह की जमीन, जिसकी वजह से मोदी और शाह एकदम हल्का मतलब परेशान हो रहे हैं। आसाराम बापू की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, आडवाणी से लेकर के मोदी से होते हुए वो कहानी जेल तक पहुंचती है। जेल का सफर उन अफसरों के द्वारा तय कराया जाता है जो बीजेपी के द्वारा महिमा मंडित किए जाते हैं। बीजेपी की एक खासियत है, मोदी की एक खासियत है, अमित शाह की एक खासियत है, जो पुलिस ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी उनके हिसाब किताब से चला, उसका प्रमोशन हुआ, उसको बड़े बड़े पद दिए गए, बहुत सारी चीजें दी गई। सुब्रमण्यम स्वामी की कहानी क्या थी और क्या उन्होंने खबर डाली थी, जरा ये सुन लीजिए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हंगामा हो गया। मोदी और शाह नहीं चाहते, सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद बोला, मोदी और शाह नहीं चाहते जेल से बाहर आए आसाराम। सुब्रमण्यम स्वामी का सबसे बड़ा हमला। सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस के नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल है और उन्होंने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आसाराम को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने आसाराम के मामले को फिर से हवा दे दी है। स्वामी ने शनिवार को एक ट्वीट का जवाब देते हुए सीधा मोदी और शाह को ही निशाने पर ले लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने दरअसल एक युवती के ट्वीट पर आसाराम के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे लेकर आप जैसे विद्वान को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, यह सनातन संस्कृति के साथ अन्याय है। राम रहीम के साथ तो न्याय हो सकता है ना, हरियाणा में भाई
तुम्हारी क्या औकात है आसाराम भक्तों? क्या तुम चुनाव हरा दोगे मोदी को? मोदी तो खुद भक्त बन बैठा है, सारे तो धर्माचार्य खत्म कर दिए। लेकिन यहां अस्तोमा सदक में नाम की एक आईडी लिखती है, सर डिलाइटेड टू हैव यू ऑन द शो टुडे, सॉ काइंडली प्लीज let the nation and special intellectuals like you not turn their back to the continuous injustice against पूज्य आसाराम बापू। जब राम रहीम के लिए जो स्किन की और अंगों का व्यापार किया करता था, औरतों के साथ बलात्कार किया करता था, लोगों की नसबंदी करा दिया करता था, जब उसको पार्लो मिल जाती है, सब मिल जाती है, ये आरोप बीजेपी के राज में लगे हैं ना राम रहीम पर। लेकिन जो सारी चीजें हुई और जो रिपोर्ट और ये सारी चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, और सोशल मीडिया इतना जानकार हो गया है, सोशल मीडिया इतना समझदार हो गया है कि आजकल अगर पुलिस किसी को फंसाएगी भी तो लोगों के पास सबूत हैं उस बात के। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नो क्वेश्चन ऑफ टर्निंग आवर बैक्स बट आसाराम बापू इज इन ए जेल, बिज इन ए जेल, फोर्सेस आउटसाइड मोदी एंड शाह, ब्रैकेट में लिखते हैं मोदी एंड शाह, want him inside and insiders of the Asharam don't want him outside. It is called clutch. सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए निशाना सीधे मोदी और शाह पे लगा दिया, एक थप्पड़ मोदी और शाह पे लगा दिया, इनकी इंसानियत पर लगा दिया, इनके हिंदुत्व पर लगा दिया। जो जिनके गुरु कौन? और मैं आपको इनसाइड स्टोरी एक और बता दूं कि आडवाणी को मजबूर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी जा रही थी आसाराम बापू ने किया था। पैर छूते हुए इनके फोटो वायरल हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो वायरल हैं आसाराम बापू के साथ। 80 साल का बूढ़ा बलात्कार कर सकता है यार, ये स्टोरी साली समझ में नहीं आई। और जो गवाते वो भी मार दिए गए, वो आसाराम बापू ने मरवाई या किस सत्ता ने मरवाई ये भी समझ में नहीं आता। यहां 2013 की मतलब ब्ला 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 बहुत सारी बातें चल निकली हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट ने गुजरात की राजनीति में बवाल ला दिया है। गुजरात में आसाराम बापू अच्छे खासे भड़के हुए हैं। कुछ का कहना है कि जीते जी अपने नाम पर स्टेडियम खुलवा लेने वाला ये प्रधानमंत्री तो अनोखा देखा। लेकिन बापू आसाराम का जीवन कभी ऐसा था ही नहीं वो किसी पॉलिटिक्स में फंसते या किसी पॉलिटिशियन का पक्ष लेते। लेकिन मोदी ने और भाजपा ने बहुत चालाकी के साथ फंसा लिया। 90 लाख परिवारों को उन्हीं का वोट लेकर जीतती थी ये भाजपा सबसे पहले, जब ये सब शुरू हुआ था। जब चुनाव जीतने थे तो आसाराम बापू तुम मेरे बाप हो, पिता हो, ले लो मेरा पिछवाड़ा, कोई परेशानी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी भी हाथ पर जोड़ते फिरते थे। ये इतने मौका परस्त नेता हैं बीजेपी के, ये केवल यूज करते हैं संतों को, और जब काम निकल जाता है तो बस थूका और फेंक दिया, थूक दिया। क्या मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं? क्या मोदी जी की ईडी आईडी जितनी घूमती है और नेताओं के पीछे सीबीआई और ये सारी चीजें घूमती हैं, क्या आसाराम बापू के केस की सच्चाई को आगे लाने का काम किया, या केवल आसाराम से इसलिए डरते हैं? कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि अब गुजरात के चुनाव होंगे तो आसाराम बापू बाहर आ जाएंगे, लेकिन यहां उल्टा है। अगर आसाराम बापू आ गए बाहर तो मोदी जी लटक जाएंगे। इसीलिए आसाराम समर्थकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया है, और इस चक्कर में मोदी जी टक्कर देने उतरे हैं आसाराम बापू के उन समर्थकों को जिनको आज भी बापू की पवित्रता पर संदेह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ये कैसा लगा खुलासा बताइएगा जरूर।